तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। राजस्थान के भरतपुर में एक गांव है बरौली ब्राह्मण गांव, और इसी बरौली ब्राह्मण गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक नौजवान लड़का जिसका नाम सौरभ कटारा। एक ही सपना था उसका कि आर्मी में जाए। तैयारी की, किस्मत ने मेहनत ने साथ दिया, संजोग से सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ये आर्मी के जवान। अब जब आर्मी में इनका सिलेक्शन हुआ तो फिर घर वालों की एक ही इच्छा बची कि एक अच्छी सी बहू आ जाए, इनका ख्याल रखे, परिवार वालों का ख्याल रखे। लिहाजा जब इनकी सिलेक्शन हो गई, ये सेना के पद पे तैनात हो गए, तो फिर इनके लिए लड़की देखनी शुरू हुई। अलग अलग जगहों से रिश्ते आए और अंत में एक पूनम नाम की लड़की से सौरभ कटारा जी का रिश्ता तय हुआ। शादी की तारीख मुकर्रर हुई और 8 दिसंबर साल 2019 को इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी सौरभ कटारा और पूनम की शादी हुई। शादी होने के बाद एक हफ्ते तक छुट्टी चली तो सौरभ कटारा और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद छुट्टी ख़त्म हो गई। सौरभ कटारा जो थे अपनी ज्वाइनिंग पे चले गए, ड्यूटी पे। इधर एक जो हम लोगों में होता है कि शादी के कुछ दिन बाद जो पत्नी है वो मायके चली जाती है, उसके बाद बाकायदा गौना कराया जाता है। तो गौना हुआ नहीं था तो बीवी भी मायके चली गई। उसके बाद शादी के जैसे ही 15 दिन गुजरे, इधर जो सौरभ कटारा थे वो जम्मू कश्मीर में एक जगह है कुपवाड़ा, वहीं पे ये तैनात थे। इनकी ड्यूटी थी कि आप बीच बीच में पेट्रोलिंग वगैरह करेंगे, एक गाड़ी लेके अपने साथियों के साथ इधर उधर गश्त लगाएंगे। तो ऐसे ही 23 दिसंबर को, यानी शादी से बामुश्किल 15 दिन गुजरे होंगे, जो सौरभ कटारा थे ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। किसी सुनसान जगह पे इन्हें कुछ मूवमेंट लगती है, ये गाड़ी लेके फ़ौरन वहाँ पे जाते हैं अपने एक साथी के साथ। और दुर्योग से वहाँ पे कुछ आतंकवादी छुपे हुए थे। उन्होंने जैसे देखा कि आर्मी के 2 जवान एक तरह से अकेले आ रहे हैं, ज़्यादा बड़ा लाव लश्कर नहीं है, तो उन्होंने फिर बम से हमला कर दिया गाड़ी के ऊपर। अब अचानक से हमला हुआ, ये दोनों लोग संभल नहीं पाए, बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया गया। 1 दिनों तक जीवन और मौत के बीच ये लोग जूझते रहे और अंत में सौरभ कटारा जी जो थे 24 तारीख को, यानी शादी के 16वें दिन शहीद हो गए। अब जैसे ही शहीद हुए फ़ौरन मामला मीडिया में गया। बढ़ चढ़ के सारे लोगों ने हिस्सा लिया। जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन थे, जो नेता थे, सारे लोग गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे। जो उनका पार्थिव शरीर था वो घर पे लाया गया। और बदकिस्मती उस पिता की देखिए, जो सौरभ कटारा के पिता थे नरेश कटारा, कि 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन था सौरभ कटारा जी का, और 25 दिसंबर को ही सौरभ कटारा का अंतिम संस्कार किया उनके पिता ने। अब अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद धीरे धीरे मीडिया वाले, जो पॉलिटिशियन थे, जो आसपास के लोग, धीरे धीरे वहाँ से गायब हुए। मामला फिर रफा दफा हो गया, किसी को क्या खबर। अब यहाँ की बात अगर यहाँ छोड़ दें और 2-3 सालों का फैसला रख लें तो बीच में क्या हुआ आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अब आते हैं साल 2023 में, और साल 2023 में इस देश के सबसे पावन महोत्सव यानी स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त साल 2023, यानी बामुश्किल 20 दिन पहले की ये बात है। उस ज़िले में, उसी भरतपुर ज़िले में एक फंक्शन था। फंक्शन में ये था कि जितने लोग शहीद हुए हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनको बुलाया जाए, उनको एक तरह से सम्मानित किया जाए कि आपने अपने पति को या फिर आपने अपने बेटे को, आपने अपने भाई को खोआ है, इस देश के लिए कुर्बान किया है। मौका भी था, दस्तूर भी था। तो जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को एक आमंत्रण पत्र भेजा गया। तो चूँकि अब जो सौरभ कटारा जी की पत्नी थी पूनम, उनके पास भी आया। पूनम की बदकिस्मती से तबीयत खराब थी, तो फिर पूनम जा नहीं पाई। तो फिर उनके माँ बाप ने, यानी सौरभ कटारा जी के जो माँ बाप थे, नरेश कटारा और उनकी पत्नी, इन दोनों ने फैसला किया कि हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, हमारे बेटे को कौन सा सम्मान या फिर उसके लिए क्या बोला जाता है। इसी अच्छी सोच के साथ माँ बाप उस जगह पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जहाँ सबके बैठने की व्यवस्था थी वहाँ पे बैठते हैं। बाकायदा जो आमंत्रण पत्र था उसको दिखाते हैं, बैठते हैं। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है फ़ौरन कुछ लोग इनके पास आते हैं। आने के बाद इनसे कहते हैं कि आपका बेटा शहीद नहीं हुआ था। अब ये बात ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहली बार सुनी थी। साल 2019 से साल 2023 तक लगातार ये चीज़, ये दर्द ये सुन रहे हैं।
वहाँ से उनको भगा दिया गया ये कह के कि शहीद वही होता है जिसको गोली लगी हो। आपके बेटे को किसी आतंकवादी ने गोली नहीं मारी थी, बम फेंका, हादसे में आपके बेटे की मौत हो गई, तो वो शहीद नहीं है। उसके बाद वहाँ पे उनको बाकायदा बेइज्जत करके भगाया गया और ये चीज़ साल 2019 से ही उनके पिता के साथ हो रही। ना ही रक्षा मंत्रालय ने आज तक सौरभ कटारा जी को शहीद का दर्जा दिया, ना ही उनके पिता को शहीद के पिता होने का गौरव हासिल हुआ, ना ही सौरभ कटारा जी की पत्नी को वीर वधू का तमगा मिला। लगातार ये तब से लड़ रहे हैं पूरे सिस्टम से, लगातार दर बदर ठोकरें खा रहे हैं नरेश कटारा कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिल जाए। साल 2022 तक इन्होंने चक्कर लगाए, उसके बाद भी जब कहीं से कोई सम्मान नहीं मिला तो साल 2022 से वो हाई कोर्ट के अधीन बैठे हैं। साल 2022 में उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया है कि मेरा बेटा इस तरह से शहीद हुआ और आज भी रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार उसे शहीद का दर्जा नहीं दे पा रही। तो ताजुब की बात तो ये देखिए कि ये चीज़ें तो हुई इनके साथ, लेकिन जो मीडिया अतीक के मरने पे बाकायदा छाती ऐसे पीट रही थी कि जैसे अतीक खुद उनके शौहर हों। बृजभूषण वाले मामले को ऐसे लीपा गया जैसे बृजभूषण से बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है, उससे बड़ा संत कोई नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों पे किसी भी मीडिया वाले ने एक खबर तक नहीं दिखाई कि एक बाप जिसने अपने 22 साल के बेटे को देश के नाम कुर्बान कर दिया, एक महिला, एक लड़की जिसका नाम पूनम, जो महज 16 दिन या फिर 15 दिन सुहागन रही और आज भी लगातार एक वीर वधू के रूप में जी रही है, सम्मान चाहती है, उसे हासिल नहीं हुआ और कोई भी इसको दिखा नहीं रहा। और आपको याद होगा कि अतीक अहमद ने जब टॉयलेट किया था तो उसकी भी फ़ोटो हम लोग के पास आई थी कि पीले कलर का टॉयलेट है। तो बड़ा दुख हुआ, मुझे लगा कि आज आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए और आपसे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप ऊपर उठाएं ज़रूर, ताकि इस पिता को इंसाफ मिले। नहीं तो जब एक बार मन टूटता है तो कौन ही फिर अपने बेटे को इस तरह से भेजेगा सेना में। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आप एक बेटे को भी देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि एक आदमी के ऊपर जब खून सवार होता है तो क्या क्या सोचता है, यानी कितनी प्लानिंग, कितना दिमाग यूज करता है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के अमरावती में। एक ज़िला है अमरावती, और इसी अमरावती ज़िले में एक इलाका लगता है शिवाजी नगर। और इसी शिवाजी नगर इलाके में एक परिवार रहा करता। परिवार के जो मुखिया थे उनकी मौत हो चुकी थी, लिहाजा उनकी जो पत्नी थी नीलिमा कापसे, बामुश्किल 40-45 साल उनकी उम्र रही होगी। ये और इनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा सौरभ, छोटा बेटा आयुष, यही टोटल 3 लोग रहा करते थे। जो नीलिमा कापसे थी वो एक सहायक पंचायत के रूप में इधर उधर कहीं छोटी मोटी नौकरी करती थी। उसी पैसे से अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। जो छोटा बेटा था वो अमरावती के कॉलेज में पढ़ता था, जो बड़ा बेटा सौरभ था वो पॉलिटेक्निक कर रहा था, साथ ही घर का खर्चा चलाने के लिए एक मोबाइल की दुकान पे काम करता था। खुद की एक दुकान भी उसने डाली थी। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। घर में ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे उससे परिवार का गुजारा ठीक ठाक तरीके से हो रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, बच्चे भी इधर बड़े हो रहे थे। अच्छा, इधर पड़ोसियों से भी इन लोगों का संबंध बड़ा अच्छा था। जो महिला थी नीलिमा कापसे अक्सर अपने पड़ोसियों से मिलती, उनसे बातचीत करती। बच्चे भी बड़े हंसमुख स्वभाव के थे कि जब भी मौका मिलता अपने पड़ोसियों से बातचीत करते, उनके घर पे जाते, कोई फंक्शन होता उसे अटेंड करते। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। लेकिन इधर अगस्त महीने की लास्ट से एक बड़ी अजीब चीज़ देखी पड़ोसियों ने। आमतौर पे पड़ोसी देखते थे कि सुबह सुबह जो पत्नी है वो निकलती थी, यानी वो महिला नीलिमा कापसे, वो निकलती थी अपने काम पे जाने के बाद शाम को आती थी। तो जाते हुए लौटते हुए पड़ोसी मिलते थे तो उनसे हेलो हाय, कैसे हाल चाल, चाय पानी, ये सारी चीज़ें होती थी। इधर जो बच्चे थे जब वो निकलते थे तो वो भी नमस्ते वगैरह करते थे पड़ोसियों से। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, यानी ये अगस्त में लगभग 24-25 तारीख की बात है, अचानक से ना वो महिला निकल रही है, ना ही उसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब शुरुआत में पड़ोसियों को लगा कि हो सकता है कि कुछ कोइंसिडेंट हो कि ये लोग जब निकल रहे हो हमें ना पता चल रहा हो, या फिर ये कहीं चले गए हो कुछ रिश्तेदारी वगैरह में। पड़ोसियों ने इग्नोर किया, मामला ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इधर जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा, एक और चीज़ परेशान कर रही पड़ोसियों को। दरअसल पड़ोसियों को अब लग रहा था कि जिस घर में ये लोग रहते थे उस घर से जैसे कुछ बदबू आ रही है, यानी जैसे कुछ सड़ रहा हो घर के अंदर। अब इधर परिवार वालों का दिखाई न देना, इधर
घर के अंदर से कुछ बदबू आना। पड़ोसियों को लगा कि ये लोग कहीं चले गए हैं और घर में कोई जानवर है या फिर कुछ खाना वगैरह है जो सड़ रहा। परेशान हुए तो फिर फ़ोन किया गया। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ तो फिर अजीब ताज्जुब हुआ कि पहले तो घर से बदबू आ रही, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा और तीसरा कि फ़ोन स्विच ऑफ। इधर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उस घर से बदबू भी और तेज़ होती जा रही। तो फिर पड़ोसी, आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग परेशान होते हैं, लेकिन करें क्या? जिससे कांटेक्ट है उसका नंबर स्विच ऑफ है। नीलिमा का भी स्विच ऑफ है, सौरभ का भी स्विच ऑफ है, आयुष का भी स्विच ऑफ है। तो करें क्या? थोड़े दिन और गुजरे, लेकिन इधर जो बदबू थी इतनी तेज़ होती चली जा रही थी कि अब पड़ोसियों को लगा कि अब सांस लेना मुश्किल है। इसीलिए एक पड़ोसी जो ज़्यादा क्लोज था, फिर उसने कहा कि एक रिश्तेदार हैं इनके जो नागपुर में रहते हैं, और मेरी जानकारी के हिसाब से और तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन नागपुर वाले जो संबंधी हैं उनसे बड़ा करीबी मामला है, तो हो सकता है कि वहीं गए हों। लिहाजा पड़ोसियों ने उन नागपुर वाले रिश्तेदार को फ़ोन किया, उनसे पूरी बात बताई कि किस हिसाब से घर से बदबू आ रही है, किस हिसाब से ये लोग दिख नहीं रहे, क्या आपके यहाँ गए हैं? अब जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं, मुझसे भी लगभग 1 हफ्ते हो गए, बात नहीं हुई। अब जैसे रिश्तेदार को ये सारी बातें पता चली, रिश्तेदार जो थे वो फ़ौरन वहाँ से चलते हैं और अमरावती पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद घर के सामने पहुँचते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं तो बदबू इतनी तेज़ थी कि फ़ौरन उनको लग जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। फ़ौरन सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस वालों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद घर का जो दरवाज़ा था, चूँकि ताला बंद था, तो पहले ताला तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर घर का दरवाज़ा खोला जाता है। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं सारे लोग, घर के अंदर से इतनी तेज़ बदबू आ रही थी कि 90% लोग तो वहाँ से उल्टे पाँव भाग जाते हैं। पुलिस वाले भी जैसे तैसे करके अपनी हालत संभालते हैं। संभालने के बाद नाक वगैरह बंद करके अब एक कमरे में तलाशी शुरू होती है कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही। सबसे पहले वॉशरूम में जाया गया, उसके बाद बेडरूम में, उसके बाद हॉल में। ना तो वॉशरूम से कोई तेज़ बदबू थी, ना ही हॉल से, लेकिन जो बेडरूम था उससे बड़ी अजीब बदबू आ रही थी। अब बेडरूम से अजीब सी बदबू, बेडरूम के अंदर दाखिल हुए तो अंदर कुछ दिखा नहीं। अब अंदर कुछ नहीं दिखा तो और परेशान कि भैया जब कुछ दिख नहीं रहा तो बदबू आ कहाँ से रही। शुरुआत में लगा कि हो सकता है कि बेड के नीचे कुछ हो। सांस रोक के जैसे तैसे करके बेड के नीचे भी झांका गया, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो फिर ये हुआ कि बदबू आ कहाँ से रही। तो फिर किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आया और उसने बेड के ऊपर के गद्दे को हटाया और हटाने के बाद जो बेड का ढक्कन था वो खोल दिया। अब बेड का ढक्कन जैसे ही खोला तो अंदर 2 लाशें यानी 2 डेड बॉडीज़ उस बेड के अंदर ठूंसी हुई थी। दोनों लाशों को पॉलीथीन से लपेटा गया था। दोनों में ही बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। खून चारों तरफ अजीब सा सड़ा सड़ा सा बह रहा था, फैला हुआ खून जमा जमा सा। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले देखते हैं, साथ ही आसपास के लोग देखते हैं, तो देखने में मंजर इतना भयानक कि लाश लगभग 1 हफ्ते पुरानी थी, सड़ चुकी थी पूरी तरह। अच्छा, पॉलीथीन से लपेटी हुई थी तो अजीब सा उसमें गैस बना हुआ था, तो उससे भी अजीब बदबू आ रही थी। अब लाश देखने के बाद पुलिस वाले भी थोड़ा सा चौंकते हैं। बहरहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, साथ ही पूछते हैं आसपास के लोगों से ये कौन है। तो कपड़ों से ही पहचान हो पाती है, चूँकि लाश तो पूरी तरह सड़ चुकी थी। तो आसपास के लोग बताते हैं कि ये जो महिला है ये कोई और नहीं, नीलिमा कापसे है। और ये जो दूसरी लाश है ये कपड़ों से लग रहा है कि उसके छोटे बेटे आयुष की है। अब परिवार में टोटल 3 लोग, 2 की लाश मिल गई, तीसरा हफ्तों से गायब है। तो ऐसे में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो तीसरे ने ही कत्ल किया और भाग गया, और या तो तीसरे के साथ भी कोई हादसा हुआ है। लेकिन एक बेटा अपने माँ और अपने भाई का ही कत्ल क्यों करेगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ भी कोई हादसा हुआ हो। लिहाजा पुलिस वाले अब जांच पड़ताल में जुटते हैं। सबसे पहले अब ये पता करना था कि ये है कहाँ जो बचा है, जिसके बचने की भी संभावना है, सौरभ। पता किया गया कि सौरभ क्या करता है। तो जब सौरभ के बारे में पता किया गया तो पता चला कि सौरभ ने जो पॉलिटेक्निक है उसकी पढ़ाई की है, साथ ही एक मोबाइल की दुकान चलाता है।
उसके बाद पुलिस वालों के जहन में आया कि काम करते हैं, सौरभ का जो नंबर है वो सर्विलांस पे लगा देते हैं। नंबर सर्विलांस पे लगा देंगे, सौरभ कहाँ गया है पता चल जाएगा। लिहाजा पुलिस वाले अब सौरभ के नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं, साथ ही पता करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि परिवार का माहौल कैसा था, क्या परिवार में किसी से कोई झगड़ा हो रहा था, क्या सौरभ अपने भाई से अपनी माँ से नफरत करता था, क्या घर में कोई कहासुनी, कोई कलेश या फिर कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद। लेकिन पुलिस वाले चाहे जितनी पूछताछ कर रहे थे, चाहे जितनी छानबीन कर रहे थे, चाहे वो सौरभ के बारे में, चाहे माँ के बारे में, चाहे बेटे के बारे में, कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जहाँ से कुछ भी पता चले। सब ने यही कहा कि जो बेटे थे अपनी माँ की बड़ी इज्जत करते थे, किसी से पैसे वगैरह का कोई विवाद नहीं था, सारे लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। अच्छा, इधर जो टेक्निकल टीम थी उसने सौरभ के मोबाइल को जब सर्विलांस पे लगाया तो खेल देखिए कि सौरभ को मोबाइल घर से ही स्विच ऑफ था, तब से कभी ऑन ही नहीं हुआ। तो टेक्निकल टीम भी यहाँ फेल हो गई। पुलिस अपने तरीके से आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही कि कोई क्लू मिल जाए, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। उस कमरे को जब बाकायदा चेक किया गया तो कमरे से भी कुछ नहीं मिला। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ था उसे पढ़ने के बाद तो पुलिस वालों की एक तरह से चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से कत्ल हुआ था ऐसी मिसाल पुलिस वालों ने कभी देखी ही नहीं थी। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन दोनों के पेट से कुछ अजीब अजीब चीज़ें मिली, जैसे कोई बड़ा सा भारी खतरनाक सा ड्रग्स, और ड्रग्स का बड़ा रॉ फॉर्म, जैसे कोई गांजे का बीज हो, कोई भांग का बीज हो, कोई अफीम हो। साथ ही ऐसा लगा कि इनके शरीर में ग्लूकोज लगाया गया है और ग्लूकोज की जगह पे कुछ नशीली दवाएं डाली गई हैं। और नशीली दवा ऐसा नहीं था कि इंजेक्शन के माध्यम से 1 मिनट के अंदर, जो नशीली दवाएं थी ऐसा लगा कि घंटों तक फ्लो हुआ है शरीर के अंदर। तो ये चीज़ें हो कैसे सकती हैं, यानी किसी इंसान को बाकायदा रॉ फॉर्म में नशा कराया जाए, बाकायदा उसको स्लो फॉर्म में जहर दिया जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं? यानी घंटों तक किसी का कत्ल कैसे किया जा सकता है, और भी एक नहीं 2 का। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है। इधर जो सौरभ था ना उसका कहीं कुछ पता चल रहा, ना कोई जानकारी मिल रही। टेक्निकल टीम से कुछ मामला बन नहीं रहा था, फॉरेंसिक को कोई सबूत मिला नहीं। लिहाजा पुलिस वालों ने अब अपने मुखबिर एक्टिव करने के फैसले किए कि जब सारी चीज़ें फेल है तो एक काम करते हैं, जो प्राचीन तरीका है कि अपने लोगों को दौड़ाओ इधर उधर, फोटो वगैरह वायरल करो, पता चल जाएगा। पुलिस वालों ने जब ये अपने पुराने तरीके, पुराने हथकंडे अपनाए तो अंत में 3-4 दिन बाद पुलिस वालों को पता चला कि जो सौरभ है वो हैदराबाद में छुपा हुआ है। फिर क्या था, पुलिस की एक टीम हैदराबाद जाती है, किस्मत सही थी, सौरभ मिल जाता है, उसको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके थाने लाती है। लाने के बाद जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में फिर सौरभ टूटता भी है, ये भी कहता है कि हाँ मैंने ही अपनी माँ और अपने भाई को मारा है। साथ ही फिर पूरे मर्डर की बहुत ही खौफनाक कहानी और उससे भी भयावह पूरा प्लान समझाता है। दरअसल जो सौरभ था ये भी एक जगह जाता था नौकरी करने अपनी मोबाइल की दुकान पे। जो बेटा था दूसरा वाला आयुष, वो भी सुबह 10 बजे निकल जाता कॉलेज, शाम को 5 बजे ही आता। तो अक्सर ऐसा होता कि माँ कभी ड्यूटी पे जाती, कभी नहीं जाती, माँ घर पे ही रहती। बीच बीच में ऐसा भी होता है कि सौरभ कभी खाना खाने दोपहर को आ जाता, कभी शाम को आ जाता, क्योंकि उसका कोई फिक्स टाइम तो था नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में कई बार ऐसा हुआ कि जब सौरभ घर पे आता तो देखता कि ऐसा लगे उसे कि कोई आदमी है जो सौरभ के आने से मुश्किल 1 मिनट पहले भागा हो। यानी ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा है जो सौरभ के आने से पहले भाग रहा है। शुरुआत में सौरभ के दिमाग में आया कि हो सकता है कि कोई चोर वगैरह हो, या फिर कोई ऐसा हो जो घर के पे नज़र रख रहा हो, कुछ चुराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ऐसी चीज़ें जब लगातार होने लगी, माँ से पूछता कि माँ कोई आया था क्या? माँ अजीब सा झुंझुला के मना करती, कहती कि नहीं कोई नहीं आया था। तो जब माँ भी मना करती, इधर इसे लगातार एहसास होता रहा कि कोई ना कोई तो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सौरभ के मन में डाउट होने लगा कि जाहिर सी बात है माँ कुछ छुपा जरूर रही है। अब यहीं से सौरभ अपने ही घर पे एक तरह से पहरा देने लगा, और इस पहरा देने के दौरान इसे पता चला कि कोई ऐसा शख्स है जिससे इसकी माँ के नाजायज़ संबंध हैं। ये बात जैसे ही सौरभ को पता चली तो सौरभ ने फिर सोचना शुरू कर दिया कि अगर मैं घर के बाहर रहता हूँ, आधे घंटे के लिए आता हूँ, तब जाके मुझे ये बात पता है, तो जो लोग आस पड़ोस में रहते हैं
उनको भी तो पता होगा। इसका मतलब मेरी माँ ने अपनी चरित्रहीनता के चक्कर में बदनामी करवा दी। और अगर माँ नहीं रुकी तो और भद्द पिटेगी, तो फिर माँ को रोके कैसे? माँ को मना भी नहीं किया जा सकता था, शब्दों का एक दायरा था, खुल के कहें कैसे? माँ से ज़बरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी, माँ को मारा पीटा भी नहीं जा सकता था, तो फिर क्या करें? तो फिर इसके दिमाग में आया कि काम करते हैं, माँ को ही मार देते हैं। माँ मर जाएगी, सारा बवाल ख़त्म, न कहीं से कोई इनाम आएगा, न कहीं से कुछ, न कोई बदनामी होगी। लेकिन मारे कैसे? माँ को मारने का मतलब फिर जेल भी जाना पड़ेगा, तो कत्ल भी करना है और ऐसे करना है कि कहीं से कोई नाम भी ना आए। तो फिर यहीं से इसने यूट्यूब से लेके गूगल तक न जाने अलग अलग कितनी कहानियाँ पढ़नी शुरू की, न जाने कितने मर्डर के अलग अलग तरीके देखने शुरू किए। अलग अलग जगहों पे ये छानबीन करता, अलग अलग जगहों पे ये तफ्तीश करता, और अंत में फिर इसने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के तहत ये जाता है एक दुकान पे और भांग के बीज लेके आता है, यानी सीड्स। लाने के बाद उसको बाकायदा कूटता है, कूटने के बाद अपनी माँ और अपने भाई के खाने में मिला देता है। माँ भी खाती है, भाई भी खाता है। अब भांग का बीज खाने में मिला, उसको खा लिया, तो तबीयत तो ख़राब होनी थी। तबीयत ख़राब हुई तो फिर प्लान का हिस्सा था कि अब हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे दवा हुई। दवा होने के बाद अब फिर मामला नॉर्मल हो गया, ये सारे लोग घर पे आ गए। लेकिन अब यहीं से तो प्लान शुरू था। इसके बाद सौरभ अपने एक कंपाउंडर दोस्त को बुलाता है और कहता है कि मेरी माँ और मेरे भाई को कमज़ोरी हो रही है, इसीलिए इनको ग्लूकोज चढ़ा दो। कंपाउंडर दोस्त माँ को और भाई को ग्लूकोज लगाता है। ग्लूकोज अब बूंद बूंद करके शरीर के अंदर जा रहा। सुस्ती थी, वैसे भी भांग का असर था, तो दोनों नशे में ही थे हल्के फुल्के। फिर इसने वहीं से उसी ग्लूकोज में एक इंजेक्शन लगा दी, और ये इंजेक्शन एनेस्थीसिया का था, यानी जो बेहोश करने की दवा होती है, ऑपरेशन में यूज होती है। अब दवा उस ग्लूकोज में मिला दिया। अब एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद करके जो बेहोशी की दवा है खून में घुलती जा रही। और जो ये डॉक्टर होते हैं जो बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, यानी बड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ा सा भी डोज ज़्यादा हुआ तो आदमी की मौत हो जाती है। बहुत ही एक मेज़र करके उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे तो पूरी एक सिरिंजी, मतलब कोई उसमें वही नहीं था कि कितना है। तो जब ग्लूकोज में लगाया गया, एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद करके शरीर के अंदर वो जहर या फिर दवा दाखिल हुई, तो फिर अंत में वक्त के साथ साथ पहले तो दोनों बेहोश हुए, यानी बेटा भी और माँ भी। और फिर जब डोज ज़्यादा हो गया तो उसी की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। अब कत्ल करना था, कत्ल कर दिया, लेकिन फिर दिक्कत, लाश का क्या करें? अब माँ भी लगभग 5 फुट की थी, भाई भी लगभग 5.5 फुट 6 फीट का था, तो लाश कहाँ ठिकाने लगाए? लाख कोशिशें की कि यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं, जला दें, दफना दें, लेकिन आसपास हमेशा कोई ना कोई रहता। इधर लाश भी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगी। तो जब इसे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर इसने उस लाश को पॉलीथीन में पैक किया। पैक करने के बाद दीवान में डाल दिया। अब ये सारी मर्डर मिस्ट्री जब इसने सुलझा दी कि मैंने पहले भांग का यूज़ किया, उसके बाद एनेस्थीसिया दिया, दवा का यूज़ किया, तो सवाल फिर यहीं उठा कि भैया तुमको मारना था तो माँ को मारते, भाई को क्यों मारा? तो जब ये सवाल इससे पूछा गया तो उसने कहा कि एक को मारना मुश्किल था, क्योंकि वहीं पे वो भी था, खाना वो भी खा रहा था, और एक को मारता तो डाउट हो जाता, इसलिए मैंने दोनों को ही मार दिया। यानी एक ऐसा बेटा जो अपनी माँ को सबक सिखाते सिखाते अपने ही भाई को मार डालता है। अपने आप में एक अजीब केस भी था। पुलिस वालों ने शायद इससे पहले ऐसा केस देखा भी नहीं था कि पहले भांग का यूज़ हो फिर बेहोशी की दवा मिला दी जाए। लेकिन अब चूँकि कत्ल है तो मामला कोर्ट में गया है, देखते हैं क्या होता है। और आज मेरा ध्यान इस कहानी पे था भी नहीं, भले ही मैंने चूँकि सुना दी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो शहीद सौरभ कटारा जी थे, मेरा मेन फोकस उसी कहानी पे था। कायदे से वो मेन कहानी थी, अपडेट ये थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आपसे यही उम्मीद है कि ज़रूर उस कहानी को जो मैंने बताया, सौरभ कटारा जी की दर्द भरी कहानी, इसको ज़रूर आप लोगों के सामने लाइएगा। साथ ही जो बड़े चैनल्स हैं, आपको एक बार उनसे अपील कीजिए कि इस बात को तवज्जो दें। अतीक के एनकाउंटर पे छाती पीटने से ही आप बड़े नहीं होते, ऐसे मामलों में भी आपके बड़प्पन का सबूत मिलता है। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, इनके भाई कौन है, और MS धोनी जो मूवी बनी थी उसमें उनका जिक्र क्यों नहीं? तो जो उनके भाई है उनका नाम नरेंद्र सिंह धोनी है, और जो जिक्र नहीं है उसके पीछे तो वैसे तो बहुत वजह निकल के सामने आई।
लेकिन जो मेन वजह मानी जाती है यही है कि जब उम्र का जो गैप है दोनों भाइयों में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब महेंद्र सिंह धोनी के स्ट्रगल का टाइम था तो उस टाइम बड़े भाई कहीं और थे, नौकरी वगैरह कर रहे थे, इसलिए फिर उनका जिक्र नहीं हुआ। और इस सवाल का सही जवाब दिया है बीके जॉन जी हैं, क्रिएटिव भारत जी हैं, जूजुर मैनेजर जी हैं, मनीष सिंह जी हैं, प्रदोष रंजन जी हैं, आकाश कुमार जी हैं और महावीर सिंह जी हैं। साथ ही गणेश महादेवन जी हैं, महादेव जी माफ़ कीजिएगा, इन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है। तो आप तमाम भाइयों को सबके दिल से शुभकामनाएं, ऐसे अपना प्यार बरकरार रखिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन आज का सवाल सुन लीजिए। अगर आप हिंदू या फिर सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब दाह संस्कार कर दिया जाता है उसके 10 दिन बाद शुद्धिकरण होता है, जिसमें बाल, नाखून, ये सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।